ज्ञान पल्लव एजुकेशन के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की इस क्लास में हम BA 5 सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविता वह तोड़ती पत्थर को पढ़ेंगे। इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। यह जो कविता है वो इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, अनामिका में संकलित है, यह आपको याद रखना है। और यह कविता पहली बार 1937 में मासिक पत्रिका थी सुधा, उसमें प्रकाशित हुई थी। निराला जी एक संवेदनशील कवि रहे हैं और उनका जो स्वर है वो विद्रोही स्वर रहा है। तो यह जो कविता है वो समाज का जो शोषित वर्ग है, जिसका शोषण किया जा रहा है, उस शोषित वर्ग को आधार बना करके लिखी गई है। इस कविता में कवि ने एक मजदूरिन के माध्यम से, उसके संघर्ष के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि इस वर्ग की कैसी व्यवस्था है कि विषम परिस्थितियों में न चाहते हुए भी उसे इस तरह के काम करने पड़ते हैं। अर्थात इस कविता के माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त जो आर्थिक विषमता है उसको उजागर किया है। कविता इस प्रकार है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ वह, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भरा बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। कवि कह रहा है कि एक दिन मैं कहीं जा रहा था या कहीं यात्रा कर रहा था, तो मैं जिस रास्ते से जा रहा था, अर्थात कवि इलाहाबाद में कहीं जा रहे थे, तो मैंने क्या देखा कि इलाहाबाद के पथ पर, इलाहाबाद के रास्ते पर कोई मजदूरी स्त्री है, वह तोड़ती पत्थर। और वो क्या कर रही है? वो पत्थर तोड़ रही है। अर्थात पहले जब सड़कें बनती थी तो जो पत्थर थे वो मोटे मोटे पत्थरों को हथौड़े से तोड़कर छोटे पत्थरों में बदला जाता था और फिर उन्हें सड़क के काम में लिया जाता था। तो महिला वहां इलाहाबाद का जो रास्ता है जहां से कवि गुजर रहा है, कवि की जो बस है वो जा रही है, वहां उस रास्ते पर वो महिला सड़क के किनारे बैठकर पत्थर तोड़ रही है और कवि की नजर उस महिला पर पड़ी। इलाहाबाद जिसका नाम वर्तमान में प्रयागराज कर दिया गया है। अब वहां जो महिला पत्थर तोड़ रही है, कोई न छायादार, वहां पर कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिसकी छाया हो और जिसकी छाया के नीचे वह बैठ सके। और वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, कि कोई पेड़ है तो सही वहां जिसके नीचे वो बैठी हुई है, लेकिन उस पेड़ में क्या नहीं है? छाया नहीं है। अर्थात तो कोई पेड़ सूखा सा पेड़ है जिसकी छाया नहीं होती। और स्वीकार, इस चीज को, इस बात को उस महिला ने मनी मन स्वीकार कर लिया है। अर्थात ये उस महिला की व्यवस्था है कि इसने विषम परिस्थितियों में उसे न चाहते हुए भी इस तरह का काम करना पड़ रहा है। अब यहाँ दो पंक्तियों में जो महिला है उसके मासल सौंदर्य को भी कवि ने अभिव्यक्त किया है कि श्याम तन, उस महिला का जो रंग वो कैसा है? सांवला है। अर्थात धूप में काम करने के कारण उसके शरीर का रंग सांवला हो गया है, लेकिन सांवले रंग के बावजूद भी उसका जो शरीर वो आकर्षण से युक्त है, भरा बंधा यौवन। वह जो महिला है वो युवावस्था में है, अर्थात वह यौवन से भरपूर है। उसका जो यौवन है वो आकर्षित करने वाला है। और वो महिला नत नयन प्रिय, नत यानी झुके हुए हैं, नयन यानी नेत्र, प्रिय उसके प्रिय काम में। और प्रिय काम क्या है उसका उस टाइम? पत्थर तोड़ना। और जो महिला है वह अपने नेत्रों को झुकाए हुए, अपने नेत्रों को नत करके अपने उस काम में लगी हुई है। अब यहाँ नत नयन अर्थात नेत्रों के झुके होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कारण भी हम मान सकते हैं कि जो काम वो महिला कर रही है उस काम के कारण उसे लज्जा का अनुभव भी हो रहा है, इस कारण से उसने अपने नेत्रों को झुका रखा है। और दूसरा हम ये भी मान सकते हैं कि वह युवावस्था में है, युवती है, तो इस कारण भी जो युवावस्था की लज्जा है उसके कारण भी उसके नेत्र झुके हुए हैं। कर्म रत मन, उसका जो मन है वो अपने कार्य में रत यानी लगा हुआ, पूरी तरह रमा हुआ है, उस कार्य को पूरे मन से कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ, उसके हाथ में गुरु यानी बड़ा सा हथौड़ा है, अर्थात वो पत्थर किससे तोड़ रही है? हथौड़े से तोड़ रही है।
तो गुरु हथौड़ा हाथ, उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा है, करती बार बार प्रहार, और उस हथौड़े से वह बार बार उन पत्थरों पर प्रहार कर रही है, उन बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ रही है। और उस महिला के सामने जहां वह काम कर रही है, जिस रोड पर वह काम कर रही है, उस सड़क के सामने दूसरी तरफ क्या है, तरु मालिका। तरु यानी पेड़ों की, मालिका यानी पंक्तियां, अर्थात पेड़ों की कतारें हैं। कहां तो एक तरफ महिला जहां काम कर रही है वहां ऐसा पेड़ नहीं है जिसकी छाया हो, और दूसरी तरफ यहां पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने विषमता को दिखाया है कि दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ पेड़ों की पंक्तियां है। अट्टालिका एक ऊंचा सा बड़ा सा भवन है, और उस भवन के चारों तरफ प्राकार यानी परकोटा है, चार दीवारी है। कि कितनी विषमता है कि सड़क के एक तरफ तो ऐसी महिला है जिसे भरी धूप में काम करना पड़ रहा है, पत्थर तोड़ती है, और उसको पेड़ की छाया भी नसीब नहीं हो रही। दूसरी तरफ जो पेड़ों की पंक्तियां है, एक ऊंचा सा बड़ा सा विशाल भवन है, और जिसके चारों तरफ चार दीवारी है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। कि चढ़ रही थी धूप, जो धूप है अर्थात दोपहरी का टाइम था, धूप चढ़ाई थी, भयंकर धूप हो रही थी, और मौसम कैसा था, गर्मियों का, गर्मियों के दिन थे। दीवा का तमतमाता रूप, जो दिन था वो उसका रूप कैसा था, तमतमाता हुआ, अर्थात दिन में भयंकर उस दिन गर्मी पड़ रही थी। उठी झुलसाती हुई लू, और झुलसाते हुए इस प्रकार की लू चल रही थी कि मानो शरीर उसमें झुलस जाए, तो झुलसाने वाली लू चल रही थी। रुई जो जलती हुई भू, भू का अर्थ धरती, और धरती है वो उस गर्मी के कारण, उस आग के कारण, गर्मी की अग्नि के कारण रुई की भांति जल रही थी। गर्द चिनगी छा गई, गर्द यानी धूल की, और चिनगी यानी होता है चिनगारियां, और धूल की जो चिनगारियां, धूल का जो गुब्बारा वो पूरी तरह छाया हुआ था। अर्थात काम करने की जो परिस्थितियां थी वो विषम परिस्थितियां थी, जिसमें साधारणतः काम करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी उस मजदूरिन की व्यवस्था थी कि इन विषम परिस्थितियों में न चाहते हुए भी उसे पत्थर तोड़ने का काम करना पड़ रहा था। प्राय हुई दोपहर, दोपहर का समय हो गया, और दोपहर में प्राय जो काम करने वाले हैं वो भी आराम करते हैं, थोड़ा सा सुस्ताते हैं, लेकिन वो महिला बिना आराम किए हुए लगातार अनवरत रूप से वह तोड़ती पत्थर, वह पत्थर तोड़ रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। और हमने पहले भी पढ़ा है कि जो निराला जी थे वो एक संवेदनशील कवि थे। तो कवि ने जैसे ही कवि उस महिला की तरफ लगातार देख रहा था, और जब महिला को यह आभास हुआ कि जो अमुक व्यक्ति है वो मेरी तरफ देख रहा है, तो देखते देखा, कवि कह रहा कि जब उसने मुझे उसकी तरफ देखते हुए देखा, उसे पता चला कि ये व्यक्ति मेरी तरफ देख रहा है मुझे, तो एक बार उस भवन की ओर देखा, तो उसने जो सामने ऊंचा सा भवन था, जो अट्टालिका थी, उसकी ओर देखा। और छिन्न तार, छिन्न तार यानी कोई वाद्य यंत्र, उसका अगर कोई तार वो छिन्न हो जाता है, टूट जाता है, तो बिल्कुल काम का नहीं रहता, ऐसा हो जाता है। तो बिल्कुल असहाय होकर, हताश होकर के, हताशा भरी दृष्टि से उसने कवि उस भवन की ओर देखा। तो यहाँ पर ये भाव अभिव्यक्त हो रहा है कि जो महिला है उसके मन में पीड़ा भरी हुई है, लेकिन वो अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त नहीं कर रही, और उस भवन की तरफ देखकर वो अपनी विवशता को उजागर करना चाहती है। देखकर कोई नहीं, जब उसने देखा कि कोई उधर नहीं देख रहा है, अर्थात महिला को जब ये लगा कि उधर आसपास कोई नहीं है, तो देखा मुझे उस दृष्टि से, उस महिला ने कवि की तरफ ऐसी दृष्टि से देखा जिसने कि कवि के उस विद्रोही स्वर, जो कवि का विद्रोही स्वर है, उसको अंदर से जागृत कर दिया। अर्थात बड़ी विवशता भरी दृष्टि से उस महिला ने कवि की तरफ देखा, और उस महिला की दृष्टि कैसी थी, जो मार खा रोई नहीं,
कि जिसको मारा गया हो और रोने भी नहीं दिया जा रहा हो। अर्थात उस महिला की हालत ऐसी थी कि उस महिला की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे जैसे किसी व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से पीटा गया हो और वह रोना चाहता, लेकिन उसे रोने भी नहीं दिया जा रहा। तो ये महिला जो है उसके अंदर पीड़ा भरी हुई है, दुख दर्द भरा हुआ है, लेकिन वह अपनी उस पीड़ा को, उस दुख को व्यक्त नहीं कर पा रही। सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नई, जो थी सुनी झंकार। कवि कह रहा है कि जैसे ही मैंने उस महिला की ऐसी दृष्टि देखी तो उस महिला को देखकर मुझे कैसा प्रतीत हुआ कि किसी सितार को, सहज यानी स्वाभाविक रूप से, मानो कि किसी सितार को सजा दिया गया है। अर्थात सामने कोई सितार रखा हुआ है और जो सितार के किसी तार को छेड़ दिया जाता है तो सहसा उससे आवाज आने लग जाती है, ध्वनि आने लग जाती है। तो उस महिला को भी ऐसा लग रहा है कि उस जो महिला है उसके किसी तार को, जो महिला उसको सितार के रूप में माना, और मान लो कि महिला का जो दर्द का कोई तार है वो कवि के देखने से छिड़ गया है और उस महिला के अंदर से दुख की जो झंकार है वो निकल पड़ी है। और कवि क्या कर रहा है कि सुनी मैंने वह, और उस झंकार को, उसके दुख की जो झंकार है उसको केवल कवि ही महसूस कर पा रहा है। अभी तक उसके उस दुख के दर्द की झंकार को कोई नहीं सुन पाया है। एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, कि एक क्षण के बाद, थोड़ी देर के लिए तो वह महिला ऐसा लगा कि चेतनाहीन हो गई। अर्थात तो एकटक होकर कुछ सोचती रही या देखती रही, लेकिन सहसा थोड़ी देर बाद ही उसने अपने आप को संभाला। वह कांप उठी। सुगर यानी सलोनी या वह सुंदर स्त्री। और ढुलक के माथे से गिरे सीकर, सीकर का अर्थ होगा पसीने की बूंदे, और काम करते रहने के कारण उसके जो मस्तिष्क है उस पर पसीने की बूंदे आ गई थी। तो ढुल के माथे से वो पसीने की बूंदे ढुलक कर नीचे गिरने लगी। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, और फिर से वह महिला अपने काम में लीन हो गई। और काम कौन सा? पत्थर तोड़ने का। तो उस काम को वह लीनता के साथ, बड़ी तल्लीनता के साथ कर रही थी। फिर जो कहा, और ऐसा लग रहा था कि वह यही कह रही थी कि मैं तोड़ती पत्थर, कि मैं पत्थर तोड़ने का काम कर रही हूँ। अर्थात विवशतावश उसने उस काम को स्वीकार कर लिया है। तो इस तरह इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज में व्याप्त जो आर्थिक विषमता है उसको अभिव्यक्त किया है कि एक तरफ तो इस तरह के लोग हैं जिनके पास ऊंचे ऊंचे भवन है, सारी सुख सुविधाएं हैं, दूसरी तरफ समाज में जो मजदूर वर्ग है, शोषित वर्ग है, जिनके पास 2 टाइम का खाने का खाना नहीं है, उन्हें विषम परिस्थितियों में भी अपना पेट पालने के लिए ऐसे काम को करना पड़ता है जो उनके लिए जिस काम को करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी नहीं है।